गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें आप लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में उसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन को समझा था। उसके पश्चात मैंने आपको इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंस ऑफ द हाफ लाइफ को समझाया था। आज हम समझाते हैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कहता है किसी भी रिएक्शन रेट्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली सी बात है, अगर भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट तो इंक्रीज करना ही करना है, बिकॉज कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। तो कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन विच राइज इज इंक्रीज विद द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। विथ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर रेट गेट डबल्स। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। इन्हीं दोनों टेम्परेचर के बीच का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट तो आप क्या बताओगे। रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर डिफरिंग ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, दो टेम्परेचर के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस अगर हो तो वो कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। साइंटिस्ट एक थे अर्हीनियस, भाई बड़ा अच्छा नाम था अर्हीनियस। इन्होंने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दिया जिसे कहा जाता है अर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहा जाता है? अर्हीनियस। क्या था ये इक्वेशन? ये इक्वेशन है k इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ए एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट और ए जो है अर्हीनियस पैरामीटर या इसी को बोलते हैं अर्हीनियस फैक्टर। तो ये क्या है? एक्टिवेशन। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट और ए है अर्हीनियस फैक्टर। अर्हीनियस ने कहा अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस रिएक्शन a reaction can takes place only when reactant molecule to collide from unstable intermediate and form the activated complex। कहने का मतलब है रिएक्शन तब स्टार्ट होगा कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले क्या करते हैं, ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म होता है और जल्द ही इस ब्रेक अप टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये टूट जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोडक्ट इंटरमीडिएट को फॉर्मेशन करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। कहने का मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है, तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ से समझिए, ये एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। देखिए रिएक्टेंट को जब हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी दी तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट को जब ये एनर्जी प्रोवाइड हुई तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होकर फिर इसका फॉर्मेशन कर लेता है प्रोडक्ट का। क्लियर? देखिए ग्राफ से समझिए, ये एनर्जी थी, रिएक्टेंट था, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट हुआ, बाद में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर कहता है इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या करती है? एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर? सो द फाइनल हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। इसीलिए जो फाइनल हीट ऑफ द रिएक्शन होता है कि पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी चेंज हुआ, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर? आगे चलते हैं।
कहता है लिमिटेशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने बताया अरहिनियस इक्वेशन क्या है। अरहिनियस इक्वेशन जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। आइए बात करते हैं अरहिनियस इक्वेशन की लिमिटेशन की। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये क्या कहता है, पहला लिमिटेशन यही है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीशीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इनकी एक समान काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। भाई हर एक मॉलिक्यूल है, किसी की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी की कम काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी में क्या होते हैं, डिफर होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट बोल्ट्जमान और जेम्स मैक्सवेल ने क्या किया, बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया और इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को जैसे एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता रहेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें जो पीक ऑफ द कर्व है करेस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। पीक पे जाने के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट विद टेम्परेचर। कैसे ये रिएक्शन रेट टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करता है, इसकी बात को समझिए जरा। कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हेन द टेम्परेचर विल बी रेज्ड द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू हायर एनर्जी वैल्यू। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी मिलेगी और कर्व कहाँ जाएगा, हायर पे। और हायर पे जाने के बाद वो फिर क्या करता है, मूव करता है और क्या करता है, स्प्रेड टू द राइट एज ए रिजल्ट ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ विल हैव ए हायर एनर्जी। कहने का मतलब है ऊपर जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, फिर वो डिसोशिएट होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। देखिए प्रोबेबल एनर्जी इट इज ए कर्व फॉर मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या वो कंपटीशन में काम आएगा। यहाँ देखिए T1 है लोअर एनर्जी, T2 है हायर एनर्जी। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। क्लियर, आगे चलते हैं। टोटल एरिया इज द सेम एज T1 एंड T2। फिर द शेडेड एरिया, ये जो शेड किया हुआ एरिया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट एक्सीड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये शेडेड एरिया क्या बताता है, ये कितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट हुई। इस ग्राफ से भी आप ओवरलैप ग्राफ से समझ सकते हैं। दूसरा ग्राफ है, वही चीज़ें हैं, T1 T2, पहले टेम्परेचर बाद में टेम्परेचर, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन T1। तो ये था कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा किसी रिएक्शन रेट पर। आगे बात करते हैं कैटालिस्ट की, कि भाई किसी कैटालिस्ट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिएक्शन रेट पे। तो आप जानते हो कैटालिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। कैटालिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन रेट को अल्टर कर देता है पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर, फॉर एग्जांपल देख लीजिए पोटेशियम क्लोरेट है, ये जो है MnO2 की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, तो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। आइए बात करते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे डालता है कैटालिस्ट। इसको समझने के लिए हमको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये कहती है कि वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले वन ऑफ द रिएक्टेंट क्या करता है, विद द कैटालिस्ट फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज ए ट्रांजिस्टर एग्जिस्टेंट एंड डिकम्पोज टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट। कहने का मतलब है कि पहले रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कैटालिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहते हैं। और यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत ही अस्थाई मतलब अनस्टेबल होता है, ये तुरंत प्रोडक्ट में डिसोशिएट हो जाता है और कैटालिस्ट को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। ये थ्योरी यह बिलीव करती है कि प्रोडक्ट ऑप्टेन के लिए एक अल्टरनेट पाथवे ऑप्टेन होता है।
रिएक्शन मैकेनिज्म रिड्यूसिंग बाय एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट्स हैज लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस हो तो रिएक्शन रेट अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये देखिए ये फ्री एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जब एंजाइम नहीं था, जब कैटालिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी हायर रिक्वायरमेंट थी। ये देखिए हायर रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसे ही हमने कैटालिस्ट लगाया तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक्टिवेट कर देगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। ठीक, फीचर ऑफ कैटालिस्ट की बात करें तो हर एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर कैटालिस्ट होता है। ये तो आप अगर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़ीचर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें मैं आपको डिटेल से इसकी डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको समझाऊँगा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। थैंक यू वेरी मच।